नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच चुनाव आयोग की पीसी होने की संभावना है। मंगलवार को इस मसले पर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव 5 चरणों में होंगे। दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव दिवाली से पहले हो जाएं। चुनाव का पहला चरण अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा, जबकि आखिरी चरण नवंबर के पहले हफ्ते में संपन्न होगा। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आज एनडीए के नेता मिल रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान बीजेपी नेता और प्रभारी अनंत कुमार से मुलाकात करेंगे। उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी अनंत कुमार से मिलेंगे। मुलाकात करने के लिए मांझी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि मांझी के सुर पासवान को लेकर नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि रामविलास पासवान पुराने नेता हैं और हमारी बात को समझेंगे। 3 दिन पहले मांझी ने परिवारवाद को लेकर पासवान पर हमला किया था। बिहार में जीतन राम मांझी के वार पर पलटवार करते हुए एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मांझी जी को सहयोगियों के बारे में बोलने से पहले उन्हें अपनी बातों पर संयम रखना चाहिए। मांझी ने परिवारवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा है कि अब भाई भतीजावाद से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो निचला तबका कभी भी एक नहीं हो पाएगा। मांझी ने यह भी कहा था कि पासवान जी बड़े हैं और बड़े लोग झुकते हैं। बिहार में अभी एनडीए को आपस में सीटों का बंटवारा करना है। उससे पहले ही इस उठापटक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस उठापटक को बिहार में दलित चेहरा बनने की होड़ में भी देखा जा रहा है। अब जनता परिवार से अलग होते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लखनऊ की एक सभा में मुलायम ने कहा कि 12 साल तक बीजेपी के साथ सत्ता चलाने वाली नीतीश कुमार की पार्टी सेक्युलर कैसे हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि जनता परिवार से अलग होकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी भूल की। बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े स्वार्थी हैं। लालू अपने और अपने परिवार को ही यदुवंशी मानते हैं। महाविलय और गठबंधन पर सपा की नाराजगी पर बोलते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू अपने परिवार के लिए ये महाविलय और गठबंधन करवा रहे हैं। बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। इससे पहले कि इस मर्डर मिस्ट्री की जांच अपने अंजाम तक पहुंचती, उससे पहले ही इस केस की निगरानी कर रहे मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का ट्रांसफर कर दिया गया। अब उन्हें प्रमोशन देकर महाराष्ट्र का डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। मारिया की जगह अब डीजी होमगार्ड रहे अहमद जावेद को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया। अचानक हुए इस तबादले पर महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। मारिया को हटाए जाने पर विवाद होने लगा तो शाम को महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केपी बक्सी ने साफ कहा है कि केस की जांच टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जांच की अगुवाई राकेश मारिया ही करेंगे। राकेश मारिया के तबादले पर उठते सवालों के बीच मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद ने कहा है कि शीना मर्डर केस की जांच कर रही टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। होमगार्ड के डीजे से मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने जावेद अहमद ने शीना मर्डर केस के बारे में कहा कि इस केस के बारे में कुछ भी नहीं कहना अभी जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि मुंबई की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई के भायखला के महिला वार्ड में रखा गया है और उसे 2000 पॉकेट मनी दिए जाने की अनुमति दी गई है। इस पॉकेट मनी से वह जेल की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकती है। इंद्राणी ने अपने वकील के माध्यम से घर का खाना जेल में भिजवाने की अदालत में अर्जी दी हुई है, जिस पर बांद्रा कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं किया। वह जेल में अपने रिश्तेदार या फिर परिचित से हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिल सकेगी। इंद्राणी को भायखला की जिस जेल में भेजा गया है उसमें ड्रग तस्कर बेबी पाटणकर भी कैद है। 2010 में मुंबई के कुर्ला इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी करार दिए गए जावेद शेख की सजा का ऐलान आज होगा। मंगलवार को जब कोर्ट में जावेद की सजा पर बहस चल रही थी, तब खुद जावेद ने जज से कहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन अगर अदालत उसे सजा ही देना चाहती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। बता दें कि 2010 में कुर्ला इलाके में 5 साल की छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की सीरियल वारदातों से पूरा शहर हिल गया था। पुलिस ने बड़ी कोशिशों के बाद स्थानीय केबल ऑपरेटर के यहां काम करने वाले जावेद शेख को एक मामले में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया, लेकिन 5 साल बाद भी हत्या और बलात्कार के 4 मामले अब भी अनसुलझे हैं। गुड़गांव पुलिस ने सऊदी अरब के डिप्लोमेट के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। बलात्कार के इस आरोप में डिप्लोमेट के साथ 3 और लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस के मुताबिक गुड़गांव के एम्बियंस अपार्टमेंट में रहने वाले आरोपी डिप्लोमेट ने नेपाल मूल की महिला और उसकी बेटी को कई महीनों तक बंधक बनाया हुआ था। पुलिस ने बंधक बनाई गई महिला और उसकी बेटी को एक एनजीओ की मदद से छुड़वाया। देर रात डिप्लोमेट को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने सऊदी अरब के डिप्लोमेट सहित सभी 4 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से 2 दिनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जाएंगी। बताया जा रहा है कि सोनिया विजिलेंस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा सोनिया रायबरेली में हुए विकास कार्यों का जायजा लेंगी और साथ ही अन्य प्रतिनिधि मंडलों से भी चर्चा करेंगी। गौरतलब है कि दौरे के दूसरे दिन सोनिया और कुछ इलाकों में औचक निरीक्षण भी करेंगी और जनता से रूबरू होंगी, फिर दिल्ली वापस लौट आएंगी। सोनिया गांधी अगले 1 साल तक अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उनका कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने से यह तय हो गया है कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष ही रहेंगे और उनकी इस पद पर ताजपोशी 1 साल के लिए और टल गई है। बैठक में सोनिया सरकार को लेकर काफी आक्रामक दिखी। उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और हमारे जवान निशाना बन रहे हैं। सोनिया ने कहा कि जमीन अध्यादेश पर सरकार का यू टर्न ये दिखाता है कि सरकार देश की जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की प्रगति को रोकने के लिए राज्यसभा में कई कामों को भी रोकने की कोशिश की। स्मृति ईरानी ने कहा कि हवाबाजी के आरोप लगाने वाले कांग्रेस को समझना होगा कि अपने स्वार्थ के लिए वो देश की प्रगति को ना रोकें। राजनीतिक पार्टियों की राष्ट्रनीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। एलओसी पर तनाव के बीच बीएसएफ से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली आ रहा है। 12 सितंबर तक ये बातचीत दिल्ली के बीएसएफ मुख्यालय में होगी। ये मीटिंग पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक की अगुवाई में 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम होगी, जबकि बीएसएफ के 23 सदस्यीय दल की अगुवाई डीजी डी.के. पाठक करेंगे। 2 साल में एक बार होने वाली इस मीटिंग से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से पिछले महीने के अंत में होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत रद्द हो चुकी है। आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसमें सबसे अहम केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% तक बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 119% करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को फायदा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में सरकार ने डीए 6% बढ़ाकर 113% किया था। चीन की मंदी के चलते भारतीय बाजारों में अनिश्चितता दिखाई दे रही है। इसी अनिश्चितता के बीच मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बड़े अर्थशास्त्री और बाजार विशेषज्ञ भी शामिल रहे। करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में देश की मौजूदा इकोनॉमी पर मंथन हुआ। इसी बीच भारतीय शेयर बाजार 25,000 के नीचे के स्तर पर पहुंचा। वहीं पर 15 महीने पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब देश आर्थिक हालात ऐसे ही थे, यानी कि मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना के हमले में 20 भारतीयों के मारे जाने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग यमन के होयाए पोर्ट पर ईंधन तस्करों पर हुए हमले में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि हमला तेल तस्करों को निशाना बनाकर किया गया था। इसमें 2 नावें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। भारतीयों के मारे जाने के संबंध में भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है। 32 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे विश्व हिंदी सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोपाल दुल्हन की तरह सज चुका है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन के आखिरी दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार शाम हिंदी कल, आज और कल प्रदर्शनी की शुरुआत की है। सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने प्रदर्शनी लगाकर ये बताने की कोशिश की है कि बाजार में बने रहने के लिए उन्हें भी हिंदी की जरूरत है। गुजरात में गौ सेवा और गौचार विकास बोर्ड के एक पोस्टर से विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्टर में दावा किया गया है कि कुरान में बीफ खाने पर मनाही है और कुरान में गाय को बचाए रखने की बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि पशुओं में गाय सबसे जरूरी है, इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसका दूध, घी और मक्खन दवाई के काम आता है, जबकि इसका मीट कई बीमारियों का कारण बनता है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पोस्टर पर अपनी नाराजगी जताई है। असम में बाढ़ से परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फसल खराब होने से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या की। बाढ़ के कारण राज्य में मरने वालों की संख्या 45 हो गई है। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अनुमान के मुताबिक लगभग 18 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देकर मोदी सरकार ने अपना वादा निभाया है।
ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा के साथ खास बातचीत में राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों से जो अधिकार छीन लिया था उसे मोदी सरकार ने वापस दिलाया। साथ ही उन्होंने एफटीआई मामले में राहुल गांधी के आने पर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एफटीआई संस्थान का सहारा ले रहे हैं। जैन पर्व पर्युषण के मौके पर मीरा भयंदर के बाद मुंबई में भी मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बीएमसी ने मुंबई में 4 दिन के लिए पाबंदी लगाई हुई है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार मुंबई में 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मीट बैन रहेगा। इसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और एनसीपी ने इसका विरोध किया है तो शिवसेना भी उनका साथ दे रही है, लेकिन शिवसेना इस मसले पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ वो मीरा भयंतर में बैन का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ मुंबई में खुद 4 दिन का बैन लगा दिया है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए अपनी सहमति दे दी है। मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक तय हुआ कि गुर्जरों समेत 5 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण और अगड़ी जातियों में को आर्थिक पिछड़ा वर्ग में 14% आरक्षण दिया जाएगा। अब 16 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में ये दोनों बिल पेश किए जाएंगे। ब्लैक मनी के केस में स्विस सरकार ने एक और भारतीय कंपनी का नाम उजागर किया। इस कंपनी का नाम नियो कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल है। ये कंपनी इंदौर में है। रेलवे की संपत्ति चुराने के आरोप में टीएमसी के विधायक सोहराब अली को 2 साल की सजा सुनाई गई है। सजा आसनसोल की एक अदालत ने सुनाई। ये मामला 1995 का है। औरंगाबाद में 2 कारों की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा रहीमपुर फाटा के पास औरंगाबाद पुणे हाईवे पर हुआ। मरने वालों में 2 पुलिस वाले शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कारों की स्पीड काफी ज्यादा थी और स्विफ्ट कार रॉन्ग साइड से आ रही थी और तवेरा कार से जा भिड़ी। आमने सामने हुई टक्कर में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अलवर जिले के खेड़ली थाना इलाके में बाइक चुराने की कोशिश का मामला सामने आया, जहां आसपास मौजूद लोगों ने चोरों को पकड़कर पीटा और फिर दोनों को पुलिस के हवाले किया। दरअसल दोनों चोर मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर फरार हो रहे थे। तभी बाइक के मालिक ने चोरों को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों चोरों की जमकर धुलाई की। राजस्थान के बहरोड़ में बैंक के पैसे निकालने के बाद खरीदी कर रही महिला ने बैग में रखे पैसों को 2 युवतियों ने चुरा लिया। दोनों युवतियों ने बड़ी चालाकी से बैग काटकर महिला के 15,000 रुपए चुरा लिए। हालांकि चोरी की ये करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवतियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा इलाके में बुजुर्ग महिला को कार में बंधक बनाकर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने जब आरोपियों की घेराबंदी की तो आरोपी बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधकर भाग निकले। रायपुर में युवती ने अपने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि युवक ने चलती कार में उसके साथ रेप किया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। वाराणसी के भेलूपुर थाना इलाके में आईसीयू में भर्ती मरीज से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मरीज की नींद खुलने पर आरोपी भाग गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इलाहाबाद में सराफा कारोबारी को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक व्यापारी का अपहरण जेल में बंद बदमाश ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर किया गया है। बता दें कि सराफा व्यापारी पंकज को कैंट इलाके में घर लौटने के दौरान बदमाशों ने अगवा किया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन महिला हेल्पलाइन की मदद से मजनू पकड़ो अभियान चल रहा है। आए दिन छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाली इन मजनूओं को पकड़ने के चलते ये हेल्पलाइन शुरू की गई। इस अभियान में अब जिले के तीनों थानों की पुलिस और महिला थाना इंस्पेक्टर को लगाया गया है। 2 दिनों से चल रहे इस अभियान में अब तक 14 मंचलों को हिरासत में लिया जा चुका है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तैनात भारतीय सेना का एक जवान बुलंदशहर में लापता हो गया है। लापता जवान 5 दिन पहले खुर्जा में पॉटरी आर्टिकल लेने आया था। राकेश का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है और काफी तलाश के बाद हताश हुए परिजनों ने खुर्जा सिटी थाने में राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोबाइल सर्विलांस से मिली जानकारी के मुताबिक राकेश की अंतिम लोकेशन पहासू इलाके के एक गांव में है, जो राकेश के रूट का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में 8 अगस्त को अलकनंदा नदी में गिरी गाड़ी और उसमें सवार 3 इंजीनियरों का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। दिल्ली से एनडीआरएफ की 25 सदस्यीय टीम यहां पहुंचकर तलाशी अभियान में जुट गई है। वहीं नदी का जलस्तर घटने के चलते इसका पता
जल्द चलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गणेश पूजा के लिए बनाई जा रही पीओपी मूर्तियों पर बैन लगा दिया है। सरकार ने डीएम को अब तक बनाई गई मूर्तियों को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को जब तालाबों में विसर्जित किया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जल प्रदूषण होता है, जिससे मछलियों सहित पानी में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पर भी संकट मंडराने लगता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा है कि बिना भारत से सीरीज खेले भी पाकिस्तानी क्रिकेट आगे बढ़ सकता है। उन्होंने भारत के खिलाफ सीरीज खटाई में पड़ती देख ये बयान दिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जेरोम जयरथने को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का सहायक कोच बनाया है। अट्टापट्टू ने भारत और पाकिस्तान के हाथों टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। 30 साल बाद ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले अगले महीने एक बार फिर भारत आएंगे। पेले ने 56वें सुब्रोतो कप के फाइनल मैच में बतौर चीफ गेस्ट आने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर होते हुए देखा गया है कि वर्ल्ड नंबर 3 एंडी मरे चौथे राउंड में बाहर हो गए हैं। मरे को दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन ने 7-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर का यूएस ओपन में विजय अभियान जारी है। फेडरर ने अमेरिका के जॉन इस्नर को सीधे सेटों में 7-6, 7-6, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम सिंह की फिल्म MSG 2 का म्यूजिक मुंबई में लॉन्च हुआ। इस मौके पर राम रहीम ने अपनी नई फिल्म के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। आज आपको हम दिखाते हैं ऐश्वर्या राय और इरफान खान स्टारर फिल्म जज्बा के पहले गाने की ये झलक। इस फिल्म से ऐश्वर्या राय बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। अपने अभिनय के लिए मशहूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों खेती कर रहे हैं। नवाजुद्दीन इन दिनों अपने पैतृक घर आए हुए हैं और वहां पर खेत में फावड़ा चलाते हुए वो देखे गए हैं। सलमान खान का कहना है कि जहां तक गायकी का सवाल है, शाहरुख इस लड़ाई में मुझसे पीछे रहेंगे। सलमान खान ने हाल ही में अपने आने वाली फिल्म हीरो में एक गाने को अपनी आवाज दी है। सलमान ने चुटकी लेते हुए कहा कि जहां तक गायकी का सवाल है, सभी खान मुझे जीतने देंगे। अनुपम खेर को सिनेमा और कला जगत में उनके योगदान के लिए अमेरिका के टेक्सास राज्य ने ऑनर्ड गेस्ट पुरस्कार से नवाजा है। निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकी हैंडसम अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम और श्रुति हसन मुख्य भूमिका में हैं।